प्लीज। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डीसी मोटर स्टार्टर। हमने डीसी मोटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर्स तक। तो अब एक चीज़ है, जब डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, डीसी मोटर स्टार्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीसी मोटर स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि रिक्वायर्ड क्या होता है। जब हम स्टार्ट में मोटर को, स्टेशनरी होती है, बिल्कुल साकिट कंडीशन में है, तो उस वक्त आर्मेचर में कोई बैक ईएमएफ नहीं होती। आपको पता है बैक ईएमएफ कब जनरेट होगी? जब आर्मेचर करंट फ्लो करेगा। आर्मेचर करंट कब फ्लो करेगा? जब आर्मेचर जो है वो रोटेट शुरू होगा। तो इनिशियली बैक ईएमएफ जो है वो जीरो होती है। एट स्टार्टिंग व्हेन द मोटर इज स्टेशनरी there is no back EMF in the armature. Consequently, if the motor is directly switched on to the mains, तो अगर हम उसको direct supply करेंगे then the armature will draw heavy current. I is equal to V over RA. क्योंकि एक्चुअल अगर आप इक्वेशन को देखें तो आई ए की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? वी एस यानी कि सप्लाई वोल्टेज माइनस ई बी बैक ई एम एफ ओवर आर ए। तो अगर हमारा जो है वो क्या होता है कि इनिशियली बैक ईएमएफ की वैल्यू हम जीरो कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन में V माइनस ई बी जो हो रहा था वो जीरो हो गया। तो ओवरऑल जो हो जाएगा, इक्वेशन बच जाएगी, वो आर्मेचर करंट क्या होगा? V ओवर आर ए। सप्लाइड वोल्टेज आपको पता है क्योंकि काफी ज्यादा होते हैं, तो अगर इस वैल्यू में आर ए की, आर्मेचर की रेजिस्टेंस कम होती है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो इसके मुताबिक इनिशियली ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट जो है वो फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ स्मॉल आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस कम है तो हायर आर्मेचर करंट जो है वो फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो वो 220 शंट मोटर हैज अ फुल लोड करंट ऑफ 20 एम्पेयर। अगर उसका मैक्सिमम लोड जो है करंट वो 20 एम्पेयर इसमें फ्लो करता है एंड एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। इफ द मोटर इज डायरेक्टली स्विच्ड ऑन टू सप्लाई, अगर डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें, इट वुड टेक एन आर्मेचर करंट ऑफ 220 ओवर 0.5 दैट इज 440 एम्पेयर। a huge hell of current will flow, जिसकी वजह से आपका आर्मेचर जो है वो डैमेज हो जाएगा, आर्मेचर की वाइंडिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी। क्योंकि उसका फुल कैपेसिटी रेटेड करंट क्या है कि उसमें से मैक्सिमम 20 एम्पेयर गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैक ईएमएफ नहीं होगी, इनिशियली जब मोटर स्टार्ट नहीं होती, स्टेशनरी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उस वक्त इसमें हाई करंट फ्लो करेगा। जब इसमें से हाई करंट फ्लो करेगा तो आर्मेचर के डैमेज होने की चांसेस है, which is 20 times the full load current. The high starting current may result in burning of armature ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि हाई करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से आपकी हीटिंग इफेक्ट जनरेट होंगे आइस के, और तो उसकी वजह से मोटर बर्न हो सकती है। डैमेजिंग द कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेस ड्यू टू हैवी स्पार्किंग। स्पार्किंग ज्यादा होगी तो वो दोनों भी डैमेज हो जाएंगे। एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन टू विच द मोटर इज कनेक्टेड। हाई करंट फ्लो होगा रेटेड करंट से ज्यादा, तो क्या होगा कि जो आपकी लाइन है जिससे आपको वहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएंगे। The result is that the operation of other appliances connected to the line may be impaired or in particular cases they may refuse to work। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा करंट जो है वो इधर ड्रॉ कर लेंगे तो बाकी जो है वो अप्लायंसेस नहीं चल सकती। मसला समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दें? जी सर। साथ साथ इनपुट देते रहा करें। समझ आ गई चीज? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे जरा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव करंट एट स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट है इसको अवॉइड करने के लिए अ वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन एज स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट। तो वो जो आर्मेचर सर्किट है उसके सीरीज में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज द मोटर गेन स्पीड। क्योंकि जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन करेगी आपका बैक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड और बैक ईएमएफ, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ेगी बैक ईएमएफ जनरेट होगी, बैक ईएमएफ जनरेट होगी तो V माइनस बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, तो ओवरऑल आर्मेचर करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो द रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज द मोटर गेन स्पीड and hence AB increases and eventually it is cut out completely when the motor has attained full speed।
जब मोटर फुल स्पीड पर चली जाएगी, बैक ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली जो है वो 100 अप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे, उसमें से हल्के से कम होंगे, तो उस वक्त आपका माइनर आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, तो उस टाइम पे आप टोटल रेजिस्टेंस को इसमें से कट ऑफ कर देंगे। द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टर इज जनरली सच दैट द स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू 1.25 टू 2 टाइम्स द फुल लोड करंट, कि अगर बहुत ज्यादा भी हो तो अगर वो 20 एम्पीयर की मोटर है तो वो मैक्सिमम जो अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो वो 40 एम्पीयर तक विथड्रॉ करे, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए आर्मेचर सर्किट के सीरीज में एक लगा दी जाती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर जी? ओके सर रेजिस्टेंस का जो यूज है वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दोबारा मैं बता देता हूं। अच्छा, क्या है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समराइज करते हैं कि इनिशियली आपको पता है कि हमें आर्मेचर करंट जब फाइंड आउट करते हैं तो उसकी इक्वेशन है सप्लाई वोल्टेज यानी कि वी एस माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर वोल्टेज। अब ये जो बैक ईएमएफ है ये कब जनरेट होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है बैक ईएमएफ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जब मोटर की रेटेड स्पीड आ जाती है, जिस मैक्सिमम स्पीड पर आप उसको ऑपरेट करवा सकते हैं, जब ये उस स्पीड पर पहुंचती है तो उस वक्त बैक ईएमएफ जो है वो स्लाइटली कम होती है, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाती है सप्लाई वोल्टेज के, या उससे थोड़ा सा कम होती है। तो इनिशियली अगर आप की मोटर स्टेशनरी है, सॉकेट है, नहीं स्टार्ट की, तो आप डायरेक्ट उसके साथ सप्लाई लगाएंगे तो बैक ईएमएफ तो जीरो है, तो जो आर्मेचर करंट है वो V ओवर आर ए बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और सप्लाई वोल्टेज 220 होते हैं, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो आपका इनिशियली हायर करंट फ्लो करेगा। ये जो आर्मेचर में हायर करंट फ्लो करेगा, ये इसकी वजह से एक्सेसिव हीटिंग होगी, बर्न होने के चांसेस हैं, आग लगने के चांसेस हैं, और सर्किट जो इसके साथ कनेक्टेड है वो डैमेज हो सकता है। दूसरा, ये हायर करंट अगर इधर फ्लो करेगा तो उसके साथ, उस लाइन के साथ ही उस घर में लगी हुई बाकी जितने भी अप्लायंसेस हैं वो उनमें कोई करंट नहीं जाएगा, वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। सो हम क्या चाहते हैं कि ये जो इनिशियली हायर करंट विदड्रॉ करती है इसको लिमिटाइज कर दिया जाए, और जैसे जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप देखें आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ए, अगर आप आर ए की वैल्यू बढ़ा देंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कर देंगे, तो इनिशियली करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वो उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कंट्रोल कैसे करते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, तो जब बैक ईएमएफ प्रॉपर जनरेट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू सप्लाई वोल्टेज, तो सर जी जी एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो स्टार्टिंग वोल्टेज और करंट ज्यादा होगा तो बर्न हो जाएगी इस वजह से। जी तो जी सर वो वेरी कैसे करेगी आर्मेचर, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वो कम होती जाएगी, सर उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छे, अभी अभी तो मैंने आपको मसला बताया है, आगे मैंने वो मोटर स्टार्टर आपको पढ़ाने हैं, ये आपको प्रॉब्लम बताया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम समझ आ गई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो काम कैसे करते हैं, अभी स्टार्टर पढ़ेंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे और वो कैसे काम करते हैं ऑपरेशन, तो अभी हमने डिस्कस करना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया कि क्यों स्टार्टर जरूरी होता है? जी जी सर आ गया समझ। सर आगे समझ हाँ लो अपना। जी चले, प्रॉब्लम समझ आ गया, तो अभी इसका सोल्यूशन बताते हैं कि स्टार्टर इसमें ऐड कैसे करेंगे और वो काम कैसे करेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टार्टर की। ये द स्टार्टिंग ऑपरेशन ऑफ ए डीसी मोटर कंसिस्ट इन द इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू द आर्मेचर सर्किट टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट टेकन बाय द मोटर एंड रिमूवल ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन स्टेप्स एज द मोटर एक्सेलरेट। तो हम क्या करते हैं कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है उस जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव करते जाते हैं। व्हेन द मोटर अटेन्स द नॉर्मल स्पीड दिस रेजिस्टेंस इज टोटली कट ऑफ आउट ऑफ द सर्किट, तो इसको सर्किट से निकाल लिया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल टू प्रोवाइड द स्टार्टर विद प्रोटेक्टिव डिवाइसेस टू इनेबल द स्टार्टर और टू रिटर्न टू ऑफ पोजीशन। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है वो वापस ऑफ पोजीशन पर आ जाए। तो क्या होता है,
व्हेन द सप्लाई फेल्स, जब सप्लाई आपकी फेल हो जाती है, thus preventing the armature being directly across the mains when this voltage is restored. For this purpose we use no voltage release coil, कि जब वोल्टेज नहीं होगी तब रिलीज कॉइल होंगी, वो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल देंगी. दूसरा, when the motor becomes overloaded, या मोटर पर लोड ज्यादा पड़ता है, or develops a fault across the motor to take an excessive current, तो वो ज्यादा करंट लेना शुरू कर जाती है. For this purpose we use overload release coils. ये एक्चुअली हम कॉइल्स यूज करते हैं. ये कॉइल्स कैसे काम करती हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इन कॉइल्स का दो काम है कि अगर सप्लाई पे नो लोड होता है तो ये टोटल उसको कट ऑफ कर देगी, और अगर हायर करंट होता है तो ये टोटल इसको इंसर्ट कर देगी. ठीक है जी. देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर. दो तरह की चीजें हैं. एक को बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर एंड अ 4 पॉइंट स्टार्टर. दोनों हम पढ़ने जा रहे हैं. एज वी शैल सी, the two types of starter differ only in the manner in which the no voltage release coil is corrected. फर्क क्या है कि नो वोल्टेज की रिलीज करने के लिए जब नो वोल्टेज करेक्टेड सप्लाई वोल्टेज करेक्ट नहीं होंगे तो उस टाइम पे उनको स्टार्टर को रिलीज कैसे करना है, सिर्फ उसका डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनकी डिफरेंट टाइप्स है. सबसे पहले हम बात करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की. ये आपके सामने आपको नजर आ रही है कुछ चीजें. ये है मोटर, ये इसके सप्लाई वोल्टेज है, ये इसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए. देख रहे हैं आप? जी सर. अच्छा, अब इस पॉइंट जी को हमने कनेक्ट किया है एक कॉइल के साथ. ठीक है जी. इस कॉइल को हमने कहा है नो लोड या नो वोल्टेज रिलीज कॉइल. ठीक है, जिसके साथ ये आर्मेचर कनेक्टेड है. और इधर से सप्लाई के साथ जो चीज कनेक्टेड है, सबसे पहले जो कॉइल कनेक्टेड है उसको हमने कहा है ओवरलोड रिलीज कॉइल. अब ये जो कॉइल है इसकी एक टाइप कनेक्टेड है सप्लाई के साथ, और दूसरा इसका पोर्शन कनेक्टेड है किसके साथ, स्पाइरल स्प्रिंग के जरिए. एक नॉब लगी हुई है जो कि ऑफ पोजीशन पर है, हैंडल लगा हुआ है, और ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है ये रोटेट करता है इस पे डिपेंड करते हुए. ये जो आपका जब कॉइल में से करंट गुजरेगा ना तो वो कॉइल अट्रैक्ट करेगी, सुकड़ेगी. करंट जब उसको गुजरेगा तो वो कॉइल अट्रैक्ट करेगी इसको, स्प्रिंग को. ये स्प्रिंग जब अट्रैक्ट होगा तो ये इस पोजीशन में यहां से वापस आएगा. ठीक है जी. और अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर रहती है, मैक्सिमम इसमें करंट इसमें से गुजरता है, आर्मेचर में से मैक्सिमम करंट गुजरता है, तो ये क्या करेगी, ये वाली कॉइल जो है ये इसको इस पोजीशन को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी. ठीक है जी. तो इनिशियली जब हम ऑन करते हैं मोटर तो ये जब इसको इन करेंगे तो ये 10 पर होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी. फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते करते ये ऑफ पर चली जाएगी. अभी ये डायग्राम समझ में आई आपको? रिपीट कर दें जरा सर. पॉइंट्स पे आपने गौर करना है. 3 चीजें हैं आपकी मोटर का. ये जो रोटेटेबल पोर्शन है वो है, ये उसकी रेजिस्टेंस है. शंट मोटर है, इसकी जो ये रेजिस्टेंस है उसके साथ हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी है, और वो रेजिस्टेंस एक कॉइल के साथ कनेक्टेड है, और जिस कॉइल के साथ कनेक्टेड है उसको हमने कहा है लो वोल्ट रिलीज कॉइल. जबकि सप्लाई का जी सर शंट मोटर में पैरेलल नहीं लगती रेजिस्टेंस? बच्चे ये मोटर के पैरेलल में लगी हुई है. अगर आप देखें तो ये मोटर है, ये इसके पैरेलल में लगी हुई है, और उसके सीरीज में हमने ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस स्टार्टर के तौर पे ऐड करनी है ये वो है. ओके सर. सर रेजिस्टेंस जो हमने ऐड करनी है और ये उस साथ ऐड करनी है. वो किसके साथ? सर ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है. हाँ जी. सर इसके सीरीज में बच्चे नहीं, ये तो शंट फील्ड, ये शंट फील्ड वाइंडिंग ये लगी हुई है आपकी पैरेलल में. आपने इसको आर्मेचर के ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि आर्मेचर आपका ये वाला पॉइंट क्या है, आपका आर्मेचर है, और ये आर्मेचर भी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है. इनिशियली हम इसको इस वाली रेजिस्टेंस को, ये जो ऊपर नजर आ रही है, इस रेजिस्टेंस को हम इसके सीरीज में ऐड करेंगे इनिशियली हाई करंट से लिए, और जब मोटर स्पीड गेन कर लेगी तो इस रेजिस्टेंस को, ये जो ऊपर आपको 1 2 3 पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव करते जाएंगे, और इस एक पॉइंट आएगा कि इस रेजिस्टेंस को टोटल हम सर्किट से बाहर निकाल देंगे. जी सर. सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर के अगेंस्ट खत्म हो जाएगी. सो फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर फॉर ए शंट मोटर with protective devices. It is also called because it has 3 terminal L, Z and A. अगर आपको देख नजर आ रहे हो L, Z and A, 3 टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं. हाँ जी. L for
ओवरलोड और Z फॉर रिलीज और नो वोल्टेज रिलीज और A फॉर आर्मेचर। ठीक है जी। द स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस। ये देखिए 1 2 3 4 5 अप टू 10 सेक्शन में डिवाइडेड है एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, और इसको आर्मेचर के सीरीज में लगाया गया है। अगर इसको सर्किट को देखें तो यहां से होता हुआ ये, अगर ये इसके साथ कनेक्टेड हो तो ये सारा सीरीज में जाके आर्मेचर के सीरीज में कंप्लीट सर्किट बनता है। The tapping points of the starting resistance are brought out to a number of studs. इन पॉइंट्स को वो स्टड कह रहा है कि डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इनको बाहर निकाला गया है। The three terminal L, Z and A of the starter are connected respectively to the positive line terminal, shunt field terminal and armature. L जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, Z जो है वो शंट फील्ड के साथ कनेक्टेड है और A जो है वो आर्मेचर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। The other terminals of the armature and shunt field are connected to the negative side. तो वो आप यहां से देख रहे हैं, बाकी दोनों टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। The no voltage release coil is connected in the shunt field circuit. इसको शंट फील्ड सर्किट में नो वोल्टेज रिलीज कॉइल को शंट फील्ड सर्किट में लगाया गया है। One end of the handle is connected to the terminal L through the overload release coil. The other end of the handle moves against the spiral spring. वो जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अगेंस्ट जो है वो मूव करेगा। ठीक है जी। And makes contacts with each stud during starting operation. और हर के साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेक्शन करेगा, cutting out more and more starting resistance as it passes over each stud in the clockwise direction. तो जैसे जैसे ये clockwise direction में मूव करता जाएगा ये ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस को निकालता जाएगा, बाहर निकालता जाएगा। क्योंकि अगर इस जगह पर आप ये कनेक्ट होगा तो इस वक्त ये सारे स्टड्स इन एक्शन है, फिर अगर ये दूसरे पर जाएगा तो ये निकल जाएगा, फिर तीसरे पर जाएगा तो इतनी रेजिस्टेंस आउट होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता जाएगा ये एक्चुअली रेजिस्टेंस को बाहर निकालता जा रहा है। और ये कॉइल के साथ कैसे कनेक्टेड है कि ये कॉइल जो है ये स्पाइरल स्प्रिंग को मूव करवाएगी, इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये जो हैंडल है ये मूव करता जाएगा। अब इसके ऑपरेशन की बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसके ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विद द डीसी सप्लाई इज स्विच्ड ऑन विद हैंडल इन द ऑफ पोजीशन। जब हमने स्टार्ट करना है तो ये ऑफ पोजीशन पर है, इस वक्त इसका मतलब है ये सारी रेजिस्टेंस जितनी भी है ये आर्मेचर में ऐड हो जाती है। ठीक है जी। द हैंडल इज नाउ मूव्ड क्लॉकवाइज टू द फर्स्ट स्टड, पहले स्टड की तरफ आता है। as soon as it comes in the contact with the first stud, the shunt field winding is directly connected across the supply. तो जब ये पहले एक पोजीशन पर आएगा तो आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये जो कनेक्टेड है ये डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये नीचे आप देखें हैंडल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्शन में आ जाएगी। While the whole starting resistance is inserted in series with the armature coil. और इस पोजीशन पर जब ये आएगा तो ये सारी रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में आ गई है। ठीक है जी। तो दो चीजें इसके इस पोजीशन से यहां पर आते ही दो चीजें एक्टिव होंगी, एक आपकी ये वाली कॉइल शंट फील्ड जो कि पहले काम नहीं कर रही थी, और दूसरा इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्ट करेगा इस सारी रेजिस्टेंस को आर्मेचर के सीरीज में। ओके जी। While the whole starting resistance is inserted in series with the armature circuit. आगे जी। As the handle is gradually moved over to the final stud, जैसे जैसे वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मूव करता जाएगा तो एक एक करके इतनी इतने पोर्शन रेजिस्टेंस का निकालता जाएगा। जब ये 10 पर पहुंचेगा तो ये सारी रेजिस्टेंस जो है ये सर्किट में से निकल चुकी होगी। ठीक है जी। As it moves gradually over to the final stud, the starting resistance is cut off out of the armature circuit in steps. तो हमने सारी रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर सर्किट से निकाल दी है। The handle is now held magnetically by no volt release coil which is energized by shunt field current. तो अब ये इस पोजीशन पर आके रुक जाएगा और ये कॉइल के साथ इसको अट्रैक्ट कर लेगी, रोके रखेगी ये जब तक इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा ये शंट प्रोफाइल के साथ जो कनेक्टेड है। तो जैसे जब तक मोटर चलती रहेगी ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक है जी। और हैंडल इस पोजीशन पर रहेगा। If the supply voltage is suddenly interrupted or if the field excitation is accidentally cut, अब अगर supply voltage कट हो जाते हैं ये वाला पोर्शन तो क्या होगा? The no voltage release coil is demagnetized. मैग्नेटाइज हो का मतलब है कि वो अट्रैक्ट करती है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात है, जब किसी कॉइल में से करंट गुजरता है तो वैसे मैग्नेट बिहेव करती है और
जो आयरन की चीजें या चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जब वो डीमैग्नेटाइज हो करेगी तो वो रिपेल करेगी या वो छोड़ देगी, एंड द हैंडल गोज बैक टू द ऑफ पोजीशन अंडर द पुल ऑफ द स्प्रिंग। जब वो उसको डीमैग्नेटाइज कर देगी, जो उसने खींच के उसको रखा हुआ था, जैसे ही वो छोड़ेगी, पीछे आपका स्प्रिंग जो है वो उसको ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएगा। इफ नो बोल्ट रिलीज कॉइल वर नॉट यूज, अगर हम उसको यूज नहीं करते, देन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सप्लाई द हैंडल वुड रिमेन ऑन द फाइनल स्टड। तो वो अट्रैक्ट अगर उसको ना करके रखे तो जब सप्लाई पीछे से कट जाएगी तो वो अपनी उसी पोजीशन पर रहेगा। इफ देन सप्लाई इज रीस्टोर्ड, अगर हम दोबारा करते हैं तो मोटर विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड कॉल द सप्लाई हो जाएगी, तो रिजल्टिंग इन एक्सेसिव आर्मेचर करंट, जिसकी वजह से फिर वही पोजीशन आ जाएगी, आर्मेचर करंट जो है मैक्सिमम फ्लो करेगा। यहां तक किसी को 3 पॉइंट स्टार्टर का ऑपरेशन समझ ना आया हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछे। डायग्राम में आपके सामने दोबारा कर देता हूं। ये सर रिलीज कॉइल का बता दें दोबारा कि वो कैसे वर्क कर रही है। इस कॉइल का नो रिलाइज कर बच्चे, पहले कॉइल का काम सीख लें कि जब किसी कॉइल में से करंट पास करता है तो वो बिहेव करती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? जी सर। अब जब ये वाली कॉइल, जब इसमें से करंट गुजरेगा शंट फील्ड की वजह से, तो ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटाइज होना का मतलब है कि ये अट्रैक्ट करेगी इस बार को। ये बार जो है, ये हैंडल आपका जो लगा हुआ है ये लोहे का, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ये कंडक्टर जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इस पोजीशन पर आएगा, 10 पोजीशन पर, तब इसमें से इतना करंट फ्लो कर रहा होगा कि इसको वापस नहीं जाने देगा, ये नो वोल्टेज रिलीज। लेकिन ये नो वोल्ट रिलीज, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता पीछे से सप्लाई कट जाती है या सप्लाई आप बंद कर देते हैं, तो ये जो कॉइल है ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। क्योंकि इसमें से अब करंट गुजरेगा नहीं, तो ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा तो ये इस कंडक्टर को इसने अट्रैक्ट किया हुआ था, ये उसको छोड़ देगी। जब ये उसको छोड़ेगी तो इसके पीछे ये स्प्रिंग लगा हुआ है इस हैंडल के, ये इसको खींचकर दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आ जाएगा, वापस जीरो वाली पोजीशन पे। इसको जीरो वाली पोजीशन पे लाना जरूरी क्यों है? इसको इस पोजीशन पर लाना जरूरी इसलिए है कि अगर ये यहीं पर स्टक रह जाता और दोबारा से आप सप्लाई देते तो क्या होना था, आर्मेचर फिर आपका जीरो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होना था और आर्मेचर में से मैक्सिमम करंट फ्लो करना था, जिसकी वजह से आपका आर्मेचर डैमेज होने के चांसेस हो जाने थे, मोटर का आर्मेचर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाने थे। समझ आ गई जी? जी सर। कितने लोगों को समझ आ गई? गुड। ओके, इफ द मोटर इज ओवरलोडेड, अब हम अगर देखें लोड, दो कंडीशन है। एक पहले हमने डिस्कस कर ली कि जब सप्लाई नहीं है, नो वोल्ट रहते हैं। दूसरा, लोड ज्यादा हो जाता है या फॉल्ट अगर करता है, इट विल ड्रॉ एक्सेसिव करंट फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। दिस करंट विल इंक्रीज द आर्मेचर टर्न्स ऑफ ओवरलोड रिलीज कॉइल एंड पुल द आर्मेचर सी, thus short circuiting the no voltage release coil. The no voltage release is demagnetized and the handle is pulled to the off position by spring. अगर ज्यादा करंट भी गुजरता है तो वो जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ये वाली ये चीज जो है ये डीमैग्नेटाइज होगी। इसके डीमैग्नेटाइज होने के बाद ये इस सी के साथ कनेक्ट हो जाएगी ना, एक्सेसिव करंट की वजह से ये कट होके इस पोजीशन पर आ जाएगी और ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज होने के बाद ये वापस फिर जीरो पर चला जाएगा। तो दोनों केसेस में आपका जो मोटर है वो उसको एज अ प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। द नो वोल्टेज रिलीज इज डीमैग्नेटाइज्ड एंड हैंडल इज पुल्ड टू द ऑफ पोजीशन बाय द स्प्रिंग, thus the motor is automatically disconnected from the supply. तो दोनों केसेस में आपका जो नो वोल्ट रिलीज कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज होती है और हैंडल जो है वो वापस पुल जो ऑफ पोजीशन उस पर आ जाता है। अब ड्रॉबैक्स क्या है 3 पॉइंट स्टार्टर के? इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर द नो वोल्टेज रिलीज कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड सर्किट सो दैट इट कैरीज द शंट फील्ड करंट। तो इसमें से शंट करंट फ्लो करता है व्हाइल एक्सरसाइजिंग स्पीड कंट्रोल थ्रू फील्ड रेगुलेटर। क्योंकि हमने पहले स्पीड कंट्रोल पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि हम फील्ड कंट्रोल रेगुलेटर के जरिए यानी कि शंट वाइंडिंग के जरिए स्पीड को कंट्रोल करते हैं। then the field current may be weakened to such an extent that the no volt release coil may not be able to keep the starter arm in the on position. तो अगर उसमें से हम स्पीड बढ़ा रहे हैं और करंट इतना कम हो जाता है तो वो उसको ऑन पोजीशन पर रखने के काबिल नहीं रहती, तो वो डीमैग्नेटाइज उसको वापस जा सकती है। दिस मे डिस्कनेक्ट द मोटर फ्रॉम द सप्लाई when it is not desired. So the drawback is overcome in the 4 point starter. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको 4 point starter में सॉल्व किया जाता है।
ये है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। In a 4 point starter, the no voltage release coil is connected directly across the supply line through a protective resistance R। तो यहाँ पर आपका जो है वो जो आपका नो रिलीज कॉइल है, इसके दरमियान में एक डीसी सप्लाई और इसके दरमियान में हमने क्या लगा दी है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दी है। फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम 4 पॉइंट स्टार्टर, शंट मोटर, ओवरलोड रिलीज कॉइल ओमिटेड फॉर क्लैरिटी ऑफ द फिगर। वो जो ओवरलोड रिलीज थी वो फिगर समझाने के लिए पिछले वाले में से वो पोर्शन काट दिया है। नाउ दी नो वोल्ट रिलीज कॉइल सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी शंट फील्ड। अब ये देखें शंट फील्ड अलहदा है और इसको हमने डायरेक्ट डीसी सप्लाई के साथ अलहदा से कनेक्ट कर दिया है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के, ताकि अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी पड़े तो ये चीज जो है ये डीमैग्नेटाइज ना हो। ठीक है जी। Therefore, proper speed control can be exercised without affecting the operation of no voltage relay. Note that the only difference between a 3-point starter and a 4-point starter is the manner in which no volt release coil is connected. अगर आपने डायरेक्ट सप्लाई के साथ नो वोल्टेज रिलीज कॉइल ये जो कॉइल अटैच कर दी है तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, और अगर आपने इस रेगुलेटर के साथ फील्ड रेगुलेटर के साथ इसको अटैच किया हुआ है तो ये क्या है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर होगा। However, the working of a two starters is the same. It may be noted that the 3-point starter also provides protection against an open field. काम दोनों का सेम है। This protection is only provided by the 4-point starter. यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो अच्छे पूछ ले। क्वेश्चन स्टार्टर्स यहाँ तक क्लियर है मेरी तरफ से। सर एक मरतबा डायग्राम को सामने रखते हुए ना ओवरलोडिंग की कंडीशन दोबारा बता दें। 3 पॉइंट स्टार्टर की या 4 पॉइंट स्टार्टर की? 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट स्टार्टर की ये है डायग्राम आपके सामने। ठीक है जी। अब ओवरलोड करंट की बात करें कि करंट अगर जरूरत से ज्यादा फ्लो करता है, सही है जी सर। ओवरलोड जब हो जाती है मोटर, बच्चे ओवरलोड का मतलब यही होता है ना कि जब आपका रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोड करंट चाहिए होगा आपको, ऐसे ही है ना। ये जो मोटर में से लोड करंट चल रहा है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा जब इसमें से गुजरेगा तब आप उसको ओवरलोड कहेंगे। जी सर। जब ये आर्मेचर में से ज्यादा करंट लोड करंट गुजरेगा तो ये वाला जो पोजीशन है आपकी शंट फील्ड में से मैक्सिमम करंट आपका गुजर रहा है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये शॉर्ट सर्किट होगी तो ये वाली पोजीशन जो है ना ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये वाली जो कॉइल है नो वोल्ट रिलीज कॉइल ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ये जब डीमैग्नेटाइज होगी तो ये बार वापस जीरो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ओवर करंट के केस में भी ये पोर्शन अलहदा हो जाता है और इस पोर्शन के अलहदा होने से हैंडल बार जो है वो वापस ऑफ पोजीशन पर आ जाती है। तो नो लोड के केस में भी आप जो है वो मोटर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एक्सेसिव करंट इसमें से फ्लो नहीं होता और आपकी मोटर जलने से बच जाती है। ओके सर। किसी और का बच्चे कोई क्वेश्चन हो? नहीं है। अच्छा जी, अब हम ग्रेडिंग बात करते हैं। वो जो 1 2 3 4 5 हमने ग्रेडिंग की हुई थी शंट मोटर की, ग्रेडिंग ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस शंट मोटर की। फॉर इंस्टेंस, फॉर स्टार्टिंग द मोटर satisfactorily, the starting resistance is divided into number of sections in such a way that current fluctuates between maximum and minimum values। दो वैल्यूज के दरमियान में जो करंट है वो फ्लक्चुएट करता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। The upper limit is that value established as the maximum permissible for the motor, कि मैक्सिमम करंट वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम मोटर में से गुजर सकता है। वो उसके ज्यादा अगर गुजरेगा तो वो डैमेज हो जाएगी। It is generally 1.5 times the full load current of the motor। फॉर एग्जाम्पल करंट में मोटर में से अगर करंट 20 एम्पेयर्स का है, लोड करंट उसकी फुल लोडेड कैपेसिटी जो है कि उसमें से 20 एम्पेयर करंट गुजर सकता है, तो ये जो मैक्सिमम आप पॉइंट स्टैंड करते हैं मैक्सिमम करंट फ्लो करने का, वो आप ले लेते हैं 1.5 टाइम, यानी कि 30 एम्पेयर्स तक उसमें से गुजर सकता है। ये बियरेबल कैपेसिटी है। इससे ज्यादा करंट गुजरेगा तो वो स्टार्टर उसको कट करके जीरो पोजीशन पर लाया जाएगा। द लोअर लिमिट इज द वैल्यू सेट एज द मिनिमम ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन, कि कम से कम इतने करंट होगा तो मोटर आपकी रोटेट करेगी, स्टार्ट करेगी। इट मे बी इक्वल टू फुल लोड करंट ऑफ द मोटर और सम प्री डिटरमाइंड वैल्यू, या ये तो उसके बराबर हो सकता है कि उसका फुल लोड के बराबर आप रख ले, या उस प्री डिटरमाइंड लोड से थोड़ा सा पीछे भी आप प्री डिटरमाइंड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 20 आपने रखा हुआ है
तो मिनिमम आप या तो 20 रख सकते हैं या 15 रख सकते हैं कि 15 पर ऐसे ऊपर जाएगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्लाइड फिगर जो है, शो शंट वाउंड मोटर विद स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस बिटवीन 4 स्टार्ट। 3 सेक्शन में द रेजिस्टेंस ऑफ दीज सेक्शंस should be so selected that current during started remains between IM and I। ये अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए। अब ये जो फील्ड शंट है और ये सप्लाई है, इसके दरमियान में ये 1 2 3 और 4, अगर आप R1 लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसके और इसके दरमियान में ये कनेक्टेड आता है, तो R1 के केस में क्या है कि ये पूरी रेजिस्टेंस इस केस में आ जाती है। अगर दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा तो ये इतनी रेजिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स आएंगे। 3 के साथ कनेक्टेड होगा तो ये वाला पोर्शन, और अगर 4 से आएगा तो ये सारी इसमें से कट ऑफ हो जाती है। अब इसका इंपैक्ट क्या है? टाइम वेरिएशन ऑफ स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट के हिसाब से टाइम में जो वेरिएशन आती है, और आर्मेचर करंट इनिशियली अगर आप ये देखें तो ये मैक्सिमम करंट है, IM मैक्सिमम करंट इतना इसमें से फ्लो करता है, और ये टाइम के साथ कम होता है। तो आप दूसरे स्टड पर ले जाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये है, तीसरे पर ले जाएंगे ये, चौथे पर ये है, और ये वापस आ जाता है थोड़ी देर बाद लोड करंट के इक्वल आ जाता है। ग्रेडिंग की कैसे जाती है? When arm A is moved off position to stud 1, ये जब इसको stud 1 पर लेकर आएंगे, field and armature circuits are energized and whole of the starting resistance is in series with the armature। तो ये सारी resistance जो है वो armature के सीरीज में आ जाएगी, ठीक है जी। In such a way that current fluctuates between maximum IM and minimum value I। The upper limit is that the value, sorry, ये आ जाएगा यहाँ पर, the armature when A is moved from off position to stud 1, जब इस पोजीशन पर लेकर आएंगे, field and armature are energized and whole of the starting resistance is in series with the armature। the armature jumps to maximum value given by, किस तरह R1, ये multiplied divided by R1, where R1 दोनों ऐड अप हो जाएंगी। As the armature accelerate, the generated EMF increases and armature current decreases as it direct it, when the current has cutting out sufficient resistance to maximum value, तो ये दोबारा मैक्सिमम वैल्यू आर्मेचर, तो सारी रेजिस्टेंस हम इससे निकाल लेते हैं। नाउ द मोटर कंटिन्यूज टू डू लोड रिक्वायरमेंट्स। किसी का कोई क्वेश्चन था बच्चे? जी अब आ रही है सही आवाज? अच्छा, अब इसको जो है ना, इस चीज को दोबारा से हम जो है वो स्टार्टर के कैलकुलेशंस कैसे करनी है उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। ये आपके सामने फिगर एक है डीसी मोटर स्टार्टर की, शंट मोटर डीसी मोटर है विद n रेजिस्टेंस सेक्शंस एंड n+1, जिसके n+1 कह रहे हैं कि इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। बाकी ये सारे पॉइंट्स पे कट लगाया गया, यहाँ से 1 2 एंड सो ऑन अप टू n, और ये वाली जो वैल्यू है n+1, इसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये फील्ड वाइंडिंग है शंट की, चूंकि आर्मेचर के पैरेलल में होगी तो ये फील्ड वाइंडिंग इसके पैरेलल में होगी। ये आर्मेचर के सीरीज में जो स्टार्टर रेजिस्टेंस है। अब लेट R1 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट व्हेन द स्टार्टर आर्म इज ऑन स्टड 1। जब यहां पर होगा तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक की जो रेजिस्टेंस है उसको R1 कहा गया है। R2 टोटल रेजिस्टेंस है जब स्टड 2 पर होगा, ठीक है जी। व्हेन द स्टार्टर इज, इसी तरह से चलते हुए IM करंट क्या है? अपर करंट लिमिट, I क्या है? लोअर करंट लिमिट, एंड नंबर ऑफ सेक्शन इन द स्टार्टर रेजिस्टेंस, V अप्लाइड वोल्टेज, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब हम कहते हैं कि हम स्टड नंबर 1 पर है। स्टड नंबर 1 का मतलब है कि पहली पोजीशन पर है इस पर। ऑन स्टड 1 व्हेन द स्टार्टर आर्म मूव्स टू स्टड 1, द टोटल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट इज R1 एंड द
सर्किट करंट जंप्स टू मैक्सिमम वैल्यू IM इज गिवन बाय, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी करंट की, V ओवर R, अप्लाइड वोल्टेज ये वाले डिवाइडेड बाय ये वाले रेजिस्टेंस V ओवर R, ये आप मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करेगा। सिंस टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर करंट, जो टार्क है वो डिपेंड करता है, आपको पता है कि वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के लिए है। इट फॉलोज दैट द मैक्सिमम टार्क एक्ट्स एज द आर्मेचर टू एक्सेलरेट इट, क्योंकि आर्मेचर करंट ज्यादा है तो वो इसको एक्सेलरेट करने कराएगा। एज द आर्मेचर एक्सेलरेट, जैसे वो मूव करता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ इंक्रीजेस एंड द आर्मेचर करंट डिक्रीजेस। आपको बैक ईएमएफ का और आर्मेचर करंट का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे बैक ईएमएफ इंक्रीज होगी आर्मेचर करंट जो है वो डिक्रीज होगा। व्हेन द करंट हैज फॉलन टू द प्री डिटरमाइंड वैल्यू, वो वैल्यू जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उस पे आ जाएगा, द स्टार्टर आर्म इज मूव्ड ओवर टू द स्टार्ट 2, तो ये स्टार्ट 2 पर चला जाएगा, यानी कि उतनी रेजिस्टेंस उसमें से निकाल देगा। वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ BEB1 एट द स्टैंड द स्टार्टर आर्म लीव्स द स्टार्ट 1, दिस इज गिवन बाय, इस टाइम पे अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट की हो तो वो जो EB1 डेवलप हुई है स्टार्ट 1 की वजह से, उस वक्त जो करंट मिनिमम करंट होगा वो I होगा और वो होगा V माइनस EB ओवर R1। मैक्सिमम करंट क्या होगा उस पोजीशन पर, V ओवर R1, और मिनिमम करंट क्या होगा V माइनस EB1 ओवर R1। जब स्टड 2 पर जाएगा तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, अब ये देखें आप इसमें से EB1 माइनस करके, ये जो इसका मिनिमम करंट था स्टड 2 पर, इसका ये मैक्सिमम करंट है। ये कोई RD ज्वाइन करना चाह रहा है, ये अनडिफाइंड है। जी, तो अगर आप इसको नोट करें तो ये जो बैक मिनिमम करंट था यहाँ पर आपका IM, सॉरी जो स्टड 1 पर इस पोजीशन पर मैक्सिमम करंट था, इस वाली पोजीशन पर आपने मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करेंगे, मैक्सिमम करंट हम कैलकुलेट करेंगे कि जो आपकी ओवरऑल अप्लाइड वोल्टेज है और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो स्टड 1 पर जब आपका मैक्सिमम करंट क्या होगा, V अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1, और चूंकि आपको पता है कि टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के, तो जैसे टार्क एक्ट करेगा आर्मेचर रोटेट करेगा या आर्मेचर एक्सीलरेट करेगा, आर्मेचर एक्सीलरेट करेगा तो बैक ईएमएफ जनरेट होगी, और आपको पता है बैक ईएमएफ का और आर्मेचर करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो जैसे ही बैक ईएमएफ जनरेट होगी, आपका आर्मेचर करंट जो है वो, मोटर का आर्मेचर करंट जो है वो कम होगा। आर्मेचर करंट कम होगा तो वो किस मिनिमम वैल्यू तक कम होना चाहिए, वो कैलकुलेट अगर आपने कर रही हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू V माइनस EB1, जितना बैक ईएमएफ आपका डेवलप हुआ है वो डिवाइडेड बाय R1, तो ये आपका प्री डिफाइंड मिनिमम करंट होगा। यहां तक अगर आपको कोई चीज स्टड 1 के हिसाब से समझ नहीं आए पहले पॉइंट पे, क्योंकि अब ये रेपिटेशन चलेगी, इसका एक का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम होता जाएगा, तो इसी तरह से आप अप टू N+1 तक मूव करेंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट समझना जरूरी है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो दूसरा आपको इजीली समझ आ जाएगा। जी, क्वेश्चन है किसी का बच्चे? आवाज आ रही है बच्चे? हसीब, सर आ रही है। अच्छा, ओके, क्वेश्चन है किसी का या मैं आगे मूव करूं? ओके, सो जब आप स्टार्ट 2 पर होंगे, एज द स्टार्टर आर मूव्स ओवर स्टार्ट 2, sufficient resistance is cut off, now total circuit resistance is R2, तो अब अगर आप देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R2 के इक्वल हो जाएगी।
तो इस वक्त आपका जो आई एम होगा वो होगा वी माइनस ई बी वन ओवर आर टू, जो पिछले का मिनिमम था वो स्टड टू पर अब मैक्सिमम हो जाएगा, नेक्स्ट वन का ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर आप स्टड मूव करते जाएंगे तो अब जो अब बैक ईएमएफ डेवलप होगी वो v माइनस ई बी टू ओवर आर टू होगी, तो यानी ये इसका मिनिमम होगा। अब जो इसका मिनिमम है वो नेक्स्ट स्टड पे जाके उसका मैक्सिमम हो जाएगा और इसका न्यू मिनिमम जो है वो ई बी थ्री हो जाएगा। इस तरह से अगर आप मूव करते हैं एंड पोजीशन तक, तो एज स्टार्टर लीव्स nth स्टड, जो आपका मिनिमम करंट है वो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ जो nth में जनरेट हुई है डिवाइडेड बाय आरएन। और अगर आप n+1 पर चले जाएंगे तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, v माइनस ई बी एन ओवर आर ए, और मिनिमम करंट क्या होगा, v माइनस ई बी ओवर आर ए। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं i ओवर आई एम करते हैं तो आपका r2 ओवर r1 बच जाएगा, और अगर पहले वाले दो को करते हैं तो i ओवर आई एम लेंगे तो वो r3 ओवर r4 बच जाएगा। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो ओवरऑल आपको i नजर आएगा आर ए ओवर आर एन, या आई एन ओवर आई एम जो है मिनिमम और मैक्सिमम का जो रिलेशन है उसको अगर हम k कह देते हैं कांस्टेंट, तो वो देखें r2 ओवर r1 इज इक्वल टू r3 ओवर r1 अप टू ra ओवर n1 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इफ वी मल्टीप्लाई दीज n इक्वल रेशियोज टुगेदर, देन इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें r2 ओवर r1 मल्टीप्लाइड बाय r3, इस तरह से चल रहा है r2 ओवर r1 फिर r3 ओवर r2 फिर r4 ओवर r3 एंड अप टू ra ओवर rn इज इक्वल टू k रेज़ पावर n। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि ra आर्मेचर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू k रेज़ पावर n, और k की वैल्यू ये है। Thus we calculate the values r2 r3 and r4 if the values of r1 ra and n are known। तो हम कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके इसको ग्रेड कर सकते हैं। यहां तक बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। असीब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं प्लीज अभी।